हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर के अंदर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज का क्लास है बिजनेस स्टडीज का। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग कर रहे हैं वो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी 95% चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लास्ट क्लास के अंदर। बस छोटी छोटी चीजें जो फिनिशिंग करनी है इस चैप्टर को बच्चे बची हुई हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के केस स्टडीज को। और केस स्टडीज को करने से पहले आपको मैं एक वीडियो जो ऑलरेडी पहले आपको दिखा चुका हूं फिर से दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको हाउ टू अटेम्प्ट द केस स्टडीज के बारे में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। चलिए, फिलहाल तो अपना टारगेट है कि इस चैप्टर को आज फिनिश किया जाए और फिर इसके बाद हम लोग केस स्टडीज की बातें करेंगे। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्यूल्स के पूरे प्रिंसिपल्स, टेलर के पूरे प्रिंसिपल और टेलर के पूरे टेक्निक्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स दोनों जो थे टेलर्स के मैनेजमेंट के, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही थोड़े से टॉपिक्स बच गए थे, तो मैं आप सारे बच्चों को लेकर के आऊंगा स्क्रीन पर पेज नंबर 95 पर। आप सारे बच्चे आ जाए फटाफट पेज नंबर 95 पर। और यहां हम लोग देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बड़े सिंपल से हैं, मुझे बस रीड कराने हैं, मगर क्योंकि अनअटेम्प्टेड कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता किताब के अंदर, तो वो मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। बच्चे, आप देख सकते हैं बड़े सिंपल से हैं, आपको सिर्फ लर्निंग करनी है। तो आज की क्लास आपको लर्निंग कराने वाली मेरी चल रही है। यहां पर कह रहे साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज, ये टॉपिक हम लोग पिक कर रहे हैं। और इसके अंदर बच्चे सबसे पहले जो बोल रहा है, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। कह रहा है इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। आपको पता है बच्चे, हम लोगों ने, अच्छा यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है बच्चे, यहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द इस्तेमाल किया है। तो जब यहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द आता है ना, तो आपको सारे फायदे देखने, चाहे वो टेक्निक्स के कारण हो रहा हो चाहे प्रिंसिपल्स के कारण हो रहा हो। मोस्टली तो यहां पर आपको टेक्निक्स ही दिखेंगे, मगर साइंटिफिक मैनेजमेंट दोनों को हेल्प लेकर के चलता है। यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी अप्लाई करके और साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को भी अप्लाई करके चलाया जाता है। तो दोनों की मदद से साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। तो याद रखिएगा, तो यहां पर आपको जो सिग्निफिकेंस दिख रहा है, यहां पर जो फायदे दिख रहे हैं, यहां पर जो एडवांटेजेस दिख रहे हैं, वो दोनों के हो सकते हैं, लेकिन टेक्निक्स के ज्यादा एडवांटेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। इंप्रूव द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब आप सबको बच्चे कई बार मैं बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता एफिशिएंसी, तो हमेशा दो शब्द याद रखिए एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी के लिए हमेशा याद रखे बच्चे, एफिशिएंसी के लिए हमेशा मैंने कहा है कुछ बातें आप याद रखिए। एक, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड वेस्टेजेस। हमेशा जब भी आपको मैं एफिशिएंसी बोलूं तो ये सारी बातों को आप याद रखा करिए। तो दिस इज एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट और वेस्टेज को कम करना, एंड आपको मैं कहता हूं रीजनेबल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो याद रखिएगा, और ये आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि वेस्टेजेस कम करिए, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करिए, कॉस्ट को कम करिए। ये सारा कुछ बच्चे आपके एफिशिएंसी को बताएगा। चलिए, तो यहां पर कह रहा है कि भाई जब आप सिंप्लीफिकेशंस करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब सिंप्लीफिकेशन डिस्कस किया था अभी हम लोगों ने टेक्निक्स में, कहा था फालतू जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको भैया बंद करो, सबको बंद करो। तो ये सारी चीजें यहां पर है। मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली मारुति ने, आज डेट कौन सा है, आज है 15 अक्टूबर बच्चे। 15 अक्टूबर आप जाकर के न्यूज देखें तो 14 अक्टूबर या 13 अक्टूबर का आप न्यूज देखेंगे तो मारुति ने बोला है कि नॉन कोर बिजनेसेस से हमें बाहर निकलने की जरूरत है, कि जो हमारे नॉन कोर में आता है, यानी जो हमारा कोर बिजनेस नहीं है और हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। यह भी एक तरीके का कौन सा पॉलिसी है, ये बच्चे जो टेक्निक्स लगाया जा रहा है वो है यहां पर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आप 13 या 14 अक्टूबर की न्यूज देखें जिसके अंदर मारुति ने ये डिसाइड किया है। आप 15 की भी न्यूज देख सकते हैं। तो उसके अंदर मारुति ने ये डिसाइड किया है कि भैया अब हम लोग अपने उन बिजनेसेस को बंद करेंगे जो हमारे कोर बिजनेस नहीं है। एक प्रकार का सिंप्लीफिकेशन ये भी बच्चे। तो यहां बोला है वेरियस प्रोडक्ट्स, कई तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ये सबको बंद करो जो नहीं चल रहे हैं, जिनका बोझ अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर डाला जा रहा है, तो आप उनको बंद करो। तो ये भी एक सिंप्लीफिकेशन है। तो कह रहे हैं एफिशिएंसी होगी, निश्चित तौर पे एफिशिएंसी होगी। आगे चल रहे बच्चे हम लोग, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऊपर में पढ़ लिया तो सारा चीज यहां पर पढ़ लिया, घुमा फिरा के वही बात बोल रहा है भैया एफिशिएंसी समझा दिया तो वेस्टेजेस को कम करना ही जैसा है। लेकिन 2 पॉइंट यूज कर दिया, चालाकी से। बिजनेस का मतलब चालाकी, आपको लिखना आना चाहिए, एक ही बात को 5 तरीके से लिखो। तो ऊपर और सेकंड वाले पॉइंट में टेक्निकली कोई अंतर नहीं है, बस शब्दों का अंतर है बच्चे, मतलब दोनों के बिल्कुल सेम है। आगे कह रहे हैं यहां पर ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस
ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन द मार्केट। अब ये किस सेंस में बोल रहे हैं समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि भाई जब देखो हमारा कॉस्ट कम होगा ना, एफिशिएंसी आएगी, तो हमारे प्रोडक्ट्स के दाम भी घटेंगे, और जब हमारे प्रोडक्ट्स के दाम घटेंगे, फायदा नहीं दाम, सिर्फ कॉस्ट कम होने के कारण सेलिंग प्राइस हम कॉस्ट कम होने के कारण कम कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेच पाएंगे, तो बड़ा मार्केट एक्वायर कर सकेंगे। तो ये सब बस बनाने का पॉइंट तरीका है। तो यहां पर कह रहा है कि भाई कॉस्ट कम तो हमारी सेलिंग प्राइस कम, सेलिंग प्राइस कम तो हम बिगर शेयर ऑफ द मार्केट, बिगर शेयर इन द मार्केट, मार्केट में ज्यादा हम मार्केट को कैप्चर करेंगे, हमारे ही सामान ज्यादा बिकेंगे। आगे कह रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन ब्रिंग्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर। आपको पता है मेंटल एटीट्यूड की बात की गई थी, मेंटल रिवॉल्यूशंस की बात की गई थी, तो उसके कारण ये आता आपको दिखेगा बच्चे। तो मेंटल रिवॉल्यूशंस के कारण ये आ रहा है, मेंटल रिवॉल्यूशंस के कारण आपको ये दिखेगा। मोर ट्रेनिंग, आपको पता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात भी कही गई थी कि वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दीजिए, उनको उनके बेस्ट एफिशिएंसी तक लेकर के आइए। तो ये सारा कुछ आपने प्रिंसिपल्स में भी देखा है बच्चे, तो ये उससे फायदा मिल रहा है। इनेबल्स द वर्कर्स टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। कह रहा है पीस वेज रेट सिस्टम आने से जो ज्यादा बनाएगा, ज्यादा कमाएगा, तो उनको ज्यादा कमाने का अवसर दिया जा रहा है। सारे पॉइंट्स देख सकते हैं बच्चे, अगर आपने अच्छे से सारे टेक्निक्स पढ़े, प्रिंसिपल्स पढ़े, साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो बना बना के लिख सकते हो। अब मैं बोलूं इससे अच्छे पॉइंट्स आप बना करके एग्जाम में लिख सकते हो। तो एक एक बार रीड कर लेना है आपको, जितना समझाने लायक बात था वो मैंने समझा दिया बच्चे, इससे ज्यादा आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर कुछ आपको मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स दे रहा है जो कि बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं लीस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग ना के बराबर लीस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट। लिस्ट का मतलब होता है कम, ऐसा नहीं लिस्ट लिख दिया तो तुम इंपॉर्टेंट देखो, लिस्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लिस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। फटाफट एक एक रीडिंग डालेंगे। कह रहा है कि मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स क्या है, मॉडर्न तो प्रेजेंट टाइम्स में कुछ और साइंटिफिक टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ है, उनको आकर के हम लोग देखते हैं। और क्योंकि आपके बिल्कुल भी आउट ऑफ द सिलेबस की बातें हैं, ये सिलेबस के अंदर दिया है, बट आपको इससे रिलेटेड कोई टॉपिक्स नहीं पढ़नी, आपको कॉस्ट नहीं पढ़ना और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने जिससे ये रिलेटेड है, मगर फिर भी हम लोग लर्न एटलीस्ट कर ले। अब देखो यहां पर कह रहा है ऑपरेशनल रिसर्च, कह रहा है इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है भैया, हमें मतलब बस किससे रखना है बच्चे, हमें सिर्फ मतलब इससे रखना है कि क्यों बनाया गया है। तो कह रहा है ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वार। तो यहां पर आपको यह लाइन याद करके ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में रख करके चलनी है। सेकंड नंबर कह रहा है लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ लर्न करना है, क्योंकि इसके डेप्थनेस में मैं उन्हीं चीजों में लेकर के जाऊंगा जिसका आपके सिलेबस से लेना देना जो आप समझ सकते हो, वरना मुझे बहुत आगे लेकर के जाना पड़ेगा, आधे घंटे की क्लास फालतू लगानी पड़ेगी जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला बच्चे। कह रहा है लीन मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर कह रहा है, यहां पर आपको जो मेन लाइन फोकस करके चलनी है, कह रहा है भाई ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है वो 7 प्रकार के वेस्टेजेस को कम करने के लिए होता है, बस इतना ही याद रखना है। 7 टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस को रोकने के लिए है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। यहां पर कह रहा है ना फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्टेजेस ऑफ ओवर प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं, वेटिंग टाइम जो इंतजार करना पड़ता है बहुत ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप, एनी मैन्युफैक्चरिंग एंड एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसमें जितने भी 7 प्रकार के आपके वेस्टेजेस हो रहे हैं उनको कम करने की बात बच्चे यहां पर कर रहा है ये मेथड। तो आपको बस इतना ही याद रखना, 7 प्रकार के वेस्टेजेस को कम करने की बात कर रहा है, दैट इज यहां पर जो भी आपको देख करके चल रहा है। अगला है कैजन। अब कैजन नाम ही सुन करके आपको अजीब लग रहा होगा, कई लोग को लगेगा कि सर कैसा नाम है, क्योंकि बच्चे ये शब्द जो उठाया गया है वो जापानीज वर्ड से उठाया गया, जापानीज वर्ड है ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब कहा जाता है कि ऐसे बदलाव किए जाने जरूरी हैं जो बेहतर की ओर लेकर के जा रहे हैं, हम लोगों को बेहतर की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है मींस चेंज फॉर बेटर, बेटर होने के लिए चेंज करना है, इसे हम लोग कह रहे हैं कैजन। आगे हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि भाई ये डेली एक्टिविटी में लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बेहतर बनना चाहते हैं तो इट इज नॉट ओवरनाइट एक्टिविटी, आपको डेली कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिससे बेस्ट होता चलेगा। तो बस आपको विच मींस चेंज फॉर बेटर के बाद थोड़ा सा इट इज अ डेली एक्टिविटी विच एलिमिनेट हार्ड एंड डिफिकल्ट टास्क बाय एक्सपेरिमेंटिंग साइंटिफिक मेथड्स। कह रहा है कैसे हो सकता है, तो कह रहा है साइंटिफिक मेथड से हम हार्ड और डिफिकल्ट टास्क को निकालते चलेंगे, उसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे बस। तो मेन लाइन आपको यही ध्यान में रख करके चलनी है, चेंज फॉर बेटर।
आने वाला नहीं है एग्जामिनेशन में। 6 सिग्मा, यस, ये थोड़ा सा चीज सीखने वाला बच्चे। और 6 सिग्मा का मतलब होता है लगभग 100% परफेक्शन। मैं आपको बता दूं, लगभग ऑलमोस्ट 100% परफेक्शन। 0.00000 समथिंग होता है, 99 पॉइंट समथिंग को बोलते हैं 6 सिग्मा। आपको बता दें, जहां पर त्रुटि की कोई संभावना नहीं है, 0.1% की संभावना बस रखी जाती है इसके अंदर। वो भी 0.1 भी मैं बोल रहा हूं ज्यादा, 0.00001 बहुत होता है। तो 6 सिग्मा मतलब ब्रिंगिंग 100, ऑलमोस्ट 100% परफेक्शन। तो क्या मान करके चलते हैं हम लोग? ऑलमोस्ट 100% परफेक्शन, ऑलमोस्ट 100%। और जब आप देखेंगे तो इसमें 99.99999 इस तरीके से चलाते चलेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चे। चलिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे यहां पर जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जब जरूरत होगा तब बनाएंगे, फालतू का हम स्टॉक ला करके नहीं रखेंगे। जब हमारे पास जरूरत होगा कि अब बनाना है तब ला करके अपने रॉ मटेरियल लाएंगे, तो उसका स्टोरेज कॉस्ट बचाएंगे, उसकी कैरिंग कॉस्ट बचाएंगे हम लोग बच्चे। तो इससे हमारे पास फालतू का वो सारा सामान बना करके रखा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें तो कह रहा है यहां पर, इट इज एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव द रिटर्न एंड रिड्यूस द कॉस्ट। यस, ये आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट पॉलिसी है। कैसे है कि जब आपको बनाना उतना रॉ मटेरियल लाइए, बनाइए, ग्राहकों को दीजिए, आपका स्टोरेज कॉस्ट बचेगा। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट बोलते हैं इसको टेक्निक को। बच्चे मैंने बता तो दिया, मगर मैं आपको बता दूं एग्जाम के लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम के लिए मैंने पहले ही कह दिया, दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 2 टॉपिक्स थे जो कि हम लोग को डिस्कस करने थे, हम लोगों ने कर दिया। अब मैं आपको शुरू में लेकर के चलता हूं, जहां पर कुछ मुझे होमवर्क्स देना है बच्चे आपको इस चैप्टर का, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है और ये मोस्टली हम लोगों ने चीजें पढ़ रखी हैं, मगर फिर भी एक बार फाइनल डिस्कशन कर ले हम लोग लास्ट करते करते, जो कि आपके होमवर्क का पार्ट में बना दूंगा, वो आपको करके चलना पड़ेगा। तो आ जाए फटाफट एकदम चैप्टर के शुरू में, जहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। और 2 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसका मैं बस चर्चा आपके साथ कर लूं, उसके बाद इस चैप्टर का फेयरवेल हो जाएगा। और केस स्टडीज से पहले आपको लेक्चर देख करके आना है, जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा। आपको एडिशनली बता दिया जाएगा वो कौन सा लेक्चर आपको देख करके आना है, जिसके अंदर टाइप ऑफ केस स्टडीज मैंने डिस्कस किया बच्चे। तो आप अपने एप्लीकेशंस पे जाइए, वहां पर वो अपलोडेड है, वहां पर वो अपलोडेड है। जाते जाते बहुत पीछे चला गया क्या मैं? नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? अभी तक आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, कहाँ चला गया चैप्टर? यस, तो जिस पे निशाने नहीं लगी हैं आप समझ सकते हो, वो चैप्टर, वो टॉपिक्स हम लोग को डिस्कस करना है इसके अंदर। जिन पे निशान लग चुके हैं वो नहीं डिस्कस करना हम लोग को। तो फटाफट एकदम शुरू में आ जाइए, एकदम शुरू में। यस, ये आ गए हम लोग, याद आता होगा ये सबसे पहले हम लोगों ने कहा था। तो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब मैंने डिस्कस किया था बच्चे, तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने बताया भी था कि इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ। ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस कर रखी है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। लेकिन अब कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसका आपसी अंतर आपको पूछ सकता है। तो ये आपका प्योरली होमवर्क में जा रहा है, आपका प्योरली बच्चे होमवर्क में जा रहा है ये पार्ट। आपको एक एक रीडिंग कर लेनी है, मैं बस एक एक रीडिंग मैं आपके साथ कर रहा हूं और आपको भी कर लेना है। कह रहा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में फर्क करिए। प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में फर्क करिए और एक मैनेजमेंट में लगाने वाले प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल तो हर जगह लगते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है एक गाइडलाइंस, एक फंडामेंटल ट्रूथ जो हर जगह लागू किया जा सके, अप्लाई किया जा सके। भाई साइंस में भी है ये चीजें और मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग ये चीजें लेकर के आ रहे हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब पढ़ा था अपने पहले चैप्टर्स के अंदर साइंस वर्सेस मैनेजमेंट, आर्ट्स वर्सेस मैनेजमेंट, प्रोफेशन वर्सेस मैनेजमेंट, तो वहां भी थोड़ा सा हम लोगों ने डिफरेंसेस सीखा था। तो उसी प्रकार से जो प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं साइंस में और मैनेजमेंट में, वो थोड़ा सा अंतर बोल रहा है। सीधा बात बोल रहा है भाई कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? उसके अंदर आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, आप उसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन साइंस वाले प्रिंसिपल्स के अंदर रिजिड होता है, उसके अंदर आप बहुत बदलाव नहीं कर सकते। जो डेवलप कर दिया गया यही नियम, यही फॉर्मूला, यही चीजें चलेंगी। तो साइंस के साथ ये होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। यस, क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी भी कर सकते हो इन प्रिंसिपल्स के अंदर। मतलब करना वही है लेकिन थोड़ा स्टाइल से, थोड़े तरीके से अपना बदल सकते हो आप। यानी कि जैसे अपने मान लीजिए कि आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, मोटिवेशन हालांकि कोई पॉलिसी प्रिंसिपल्स नहीं है, मगर फिर भी मान लीजिए इक्विटी दिखाना है, तो क्रिएटिविटी के साथ आप इक्विटी दिखा सकते हो। क्रिएटिविटी के साथ आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो। ऐसे बड़ी सारी चीजें, इनिशिएटिव ले सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव।
लेकिन साइंस के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके फिक्स तरीके हैं भैया, ऑब्सोल्यूट एंड स्टैटिक, उसके अंदर आप बदलाव नहीं कर सकते, याद रखिएगा इस चीज को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। यस, जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आता है, एनवायरमेंट का मतलब क्या, ठंडी गर्मी बरसात स्प्रिंग ऑटम ये सारी बातें नहीं बच्चे, क्या होता है बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे आप देख रहे हो कोविड के अंदर आया तो कैसा बिजनेस एनवायरमेंट हो गया, आप देख रहे हो ना कोविड के अंदर आया तो बिजनेस एनवायरमेंट कैसा हो गया। अभी कोविड के अंदर आने के बाद बहुत सारे लोग अपने जॉब एम्प्लॉइज लोग छोड़ दिए, सैलरीज वाली बात आ गई, आप कहे फेयर रेम्यूनरेशंस देना चाहिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फेयर रेम्यूनरेशंस वाला जो है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशंस, वहां पर थोड़ा मॉडिफिकेशंस करना होगा। कंपनियां चली नहीं रही हैं, बैठ गई हैं, वहां भी अगर वो लगातार सैलरी देते रहेंगे तो कैसे चलेगा। शुरुआत में गवर्नमेंट ने भी बोला भाई 30 दिन तक देते रहो, बाद में गवर्नमेंट ने भी बोला कि ठीक आप नहीं दे पा रहे हैं तो आधी कर लो, थोड़ा कम कर लो। तो बच्चे ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस ला सकते हो आप अपने प्रिंसिपल्स के अंदर जैसे जैसे बिजनेस एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। अगला चैप्टर भी है बिजनेस एनवायरमेंट, यहां पर कह रहे हैं नहीं भाई ये टाइम के साथ नहीं चेंज होगा, जो नियम है फॉर्मूला है, हवा में उड़ना है तो उड़ना है। आप समझ लीजिए, चीनी घोलेगी मीठी लगेगी तो लगेगी, एक सैचुरेशन पॉइंट इतने पाएगा तो आएगा। मैथ के फॉर्मूले जो हैं वो हैं, उनमें आप बदलाव नहीं कर सकते, समय बदलने के साथ उनमें चेंजेस नहीं देखने को मिलता, बहुत ना के बराबर है। ओके, अब आगे है प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बीच में अंतर। तो ये प्योर लर्निंग है बच्चे, मैं आपके साथ आज मान लो तो टाइम पास कर रहा हूं, नहीं तो मुझे पता है कुछ बच्चे आप ही लोग बोले सर पेज नंबर ये छूट गया, सर ये वाला टॉपिक छूट गया। याद रखिएगा हमेशा चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, पूरी एनर्जी उसमें लगा देते हैं, ये लास्ट में छिटपुट टॉपिक्स जो होते हैं आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए। चलिए आइए, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या है, कह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शन, वो गाइडलाइंस है जो कि आपको एक्शंस करना है, बताते हैं कि ये गाइडलाइंस है इस एक्शंस को करने के लिए, लेकिन उस काम को करने का मेथड्स क्या है, वे क्या है, तरीका क्या है, वो टेक्निक्स बताएंगे। ये गाइडलाइंस है एक्शंस के, ये काम करना है, इन रास्तों पे चल के करना है, ये बताते हैं ये मेथड्स फॉलो करना है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं आपके, वो सारा चीज बताएंगे आपके टेक्निक्स। तो यहां पर बोल रहा है गाइडलाइंस फॉर एक्शंस, यहां पर कह रहा है मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स, ये सारे लाइन आपको दिखेंगे तो आप समझ जाना, अच्छा स्टेप्स, सीक्वेंस, मेथड्स, वे, प्रोसीजर, ये सारी चीजें आपके आते हैं टेक्निक्स में। प्रिंसिपल ज्यादा फ्लेक्सिबल है और टेक्निक्स कम फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो आप रूल्स बनाते हो, जो आप टेक्निक्स बनाते हो, उनके अंदर लगातार चेंजेस नहीं हो सकते, होते हैं बट उतने फ्लेक्सिबल नहीं जितने प्रिंसिपल्स के अंदर है। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे चल रहे हम लोग, अब हमारे पास है प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब तो आप समझते हो ना, प्रिंसिपल आपके सिद्धांत होते हैं, वैल्यूज क्या होता है। आइए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कह रहा है गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शन, वही बात बोल रहा है, लेकिन यहां पर कह रहा है गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर, आपके ह्यूमैनिटी, इंसानियत को जो गाइड करे वो होता है वैल्यूज, और प्रिंसिपल आपके मैनेजरियल स्किल को जो गाइड करे, मैनेजमेंट को जो गाइड करे, वो कहलाता है बच्चे प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। लेकिन वैल्यूज आपके इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन वैल्यूज को जो गाइड करता है उसको वैल्यूज कहते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर, और ये कह रहा है एथिकल इन नेचर। एथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिकता कैसे आप बिजनेस के अंदर लगाएंगे, उसको कहते हैं वैल्यूज। आपको पता होगा बच्चे, सीबीएसई खास करके और भी अदर बोर्ड अब स्टार्ट कर चुके हैं, सीबीएसई खास करके अपने अकाउंट्स के अंदर भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, सारा कहानी कह करके बोलेगा बताइए इसमें 2 वैल्यूज है। आपको देखते होगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखते होगे, इकोनॉमिक्स के अंदर वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करता है, वो सारा कुछ हम लोग अपने उन क्लासेस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो वैल्यू का मतलब ही यही होता है कि आपके इंसानियत को, आपके एथिक्स को बिजनेस के अंदर कैसे अप्लाई किया जाए। तो ये सारे टॉपिक्स हैं बच्चे, तो एक एक रीडिंग करनी है, वैसे भी होमवर्क में है, आपको लर्न करना है। मैंने जितनी बातें इसके अंदर समझानी है बच्चे समझा दिया है, समझा क्या पूरा ही पढ़ा दिया है, फिर भी मैं उसे होमवर्क में देता हूं कि आप एक एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। चलिए, खत्म हो गया। अब बच्चे एक ही चीज बच गया इसके अंदर, फीचर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था, फीचर्स को मैंने बोल भी रखा था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी केस डिस्कस करेंगे, सारा का सारा टॉपिक आपको रिवाइज करके आना है। आगे जो हम लोग चल रहे हैं वो बस एक ही चीज बच गया, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट याद रखिएगा, जितने भी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस तो पहले चैप्टर में कर लिया, अभी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस करने हैं जो कि बहुत ही आसान से हैं, मुझे सिर्फ पढ़ना है आपको। अगेन मैं ये होमवर्क में दे रहा हूं कि आज आप इसे याद कर लेंगे, आप इसे आज याद कर लेंगे बच्चे।
चलिए आइए देखते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस है अगर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स भी कर लिए, जनरल प्रिंसिपल के साथ साथ हम लोगों ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी कर लिए, सब कर लिए। तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के फायदे क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर कह रहा है प्रोवाइडिंग मैनेजर। आपको देख करके लगेगा सर जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। सिंपल सिंपल टॉपिक्स है। हेडिंग्स मस्ट, हेडिंग्स एक्सप्लेनेशन जो मर्जी सो कर लो, हेडिंग्स मस्ट है, हेडिंग्स जरूर याद कर लोगे बच्चे। हेडिंग्स नहीं याद किए तो फिर समझ लो कि मार्क्स कटा। हेडिंग्स डालो अंदर की अपनी जितनी भी काबिलियत होती है ना, जो आप अकाउंट्स में नहीं दिखा पाते हो, इकोनॉमिक्स में नहीं दिखा पाते हो, यहां आकर के दिखाओ। हेडिंग्स अच्छे से याद करो, अंदर की भावनाएं आप यहां पर निकाल सकते हो। तो कह रहे हैं यहां पर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। कह रहा भाई कि आपको पता है, अभी अभी कई बार भाषणबाजी में हम लोगों ने यहां पर सीखा, खूब सारे भाषण दिए ऊपर में, तो हम लोगों ने कहा कि भैया ये क्या करता है, गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है। बच्चे अगर गाइडलाइंस है तो वो गाइडलाइंस कहीं ना कहीं मैनेजर्स के एबिलिटी को, स्किल को डिसीजन लेने के लिए क्या करेंगे, परिपक्व बनाएंगे। एक हिंदी का शब्द है, वो एक्सपर्ट होंगे डिसीजंस लेने में, उनकी एबिलिटी, स्किल, मैनेज करने की बढ़ती चलेगी। तो प्रिंसिपल उनको गाइडेंस देते हैं हाउ टू मैनेज। तो ये एक फायदा होने वाला है बच्चे। तो ये कहते हैं कि चीजें जो आप सोच रहे हो कैसे उनको वास्तविकता में अच्छे से कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको फायदा देती है। ठीक है, तो हेडिंग्स याद करना है, अंदर के एक्सप्लेनेशंस एक एक बार बस रीड कर लीजिए। तो कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर। पढ़ा, गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर। और यही गाइडलाइंस तो क्या करेगा, दीज प्रिंसिपल, देखिए आगे कह रहा है दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। बस बहुत है, बस बहुत है बच्चे यहां तक पढ़ने के लिए। आप इससे अधिक लर्न नहीं करना है आपको, मतलब अपने दिमाग में समझ करके चलना इसका होता क्या है। बस हेडिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशंस आपके अपने चलेंगे। चलिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर वही बात आ गई, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जैसे ही आए आप समझ लो एफिशिएंसी की बात कर रहा है बच्चे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया एफिशिएंसी की बात कर रहा है, वेस्टेजेस को कम करना, कॉस्ट को कम करना, रिसोर्सेज का सही जगह पर इस्तेमाल करना, फालतू वेस्टेजेस नहीं करना, ये सब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स आर डिजाइंड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज। आप समझो, आपको कई सारे प्रिंसिपल्स आपने देखा होगा, आपको सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर याद आता होगा। वहां क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सारे मेन मटेरियल्स अपने अपने जगह पर रहेंगे तो टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, उन मटेरियल्स का वेस्टेज नहीं होगा, उन मेन का वेस्टेज नहीं होगा समय का। तो ये सारी चीजें और बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े बच्चे, एफिशिएंसी आएगी तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लान्ड तरीके से, भाई मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट अनलेस यू आर प्लान्ड, अगर आप प्लान्ड नहीं हो तो फिर कैसे हो सकता है, आप कैसे चलोगे। तो प्लान्ड एक्टिविटीज जब रहेगी, सिस्टमैटिक क्या करना हमें पहले से रहेगा, उन सब पे हम लोगों ने पहले से फोकस्ड करके रखा है, तो हम लोग निश्चित तौर पे रिसोर्सेज का सही समय पे सही जगह पे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कह रहा मेन मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज का वेस्टेजेस रुक जाएगा। तो मैं यहां पर वेस्टेजेस भी लिख सकता हूं, रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस, रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा बच्चे। टॉपिक्स याद होने चाहिए। हाँ, साइंटिफिक डिसीजन, क्योंकि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, तो आपको पता है कि वो क्या कहता है, आपको वो प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि साइंटिफिक डिसीजंस लो, जिस जगह की, जिस जॉब की, जिस वर्क की जैसी नीड है, जैसे अच्छा हो सकता है, उस पर आप साइंटिफिक इंक्वायरी फॉर एवरी जॉब, याद आता होगा आपको, साइंटिफिक इंक्वायरी फॉर एवरी जॉब। तो कह रहा है कि ये आपको साइंटिफिक डिसीजंस लेने में मदद करता है बच्चे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हो ना, तो सारे प्रिंसिपल आपके दिमाग में घूमने चाहिए। चलिए, तो कह रहा है मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली। बताइए क्या इसमें टफ है। कह रहा है भाई कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल उनको ऐसा गाइड करते हैं कि वो नित दिन सही फैसले, अच्छे फैसले, साइंटिफिकली फैसले लेने में उनका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाता है। लर्निंग। अच्छा, आइए आगे। कह रहा मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। यस, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा अभी कई बार हम लोगों ने पढ़ा और इनके आपके नेचर में, फीचर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। बदलते माहौल में प्रिंसिपल्स चेंज होंगे ताकि वो बेहतर गाइड कर सके मैनेजमेंट को। तो बदलते माहौल में, बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट में कैसे हमें अपने डिसीजन मेकिंग चेंज करनी है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन डूब ना जाए। बदलते कोविड सिचुएशन बेस्ट है,
कितनी ऑर्गेनाइजेशन डूब गई क्योंकि उनका मैनेजमेंट खराब था, और कितनी ऑर्गेनाइजेशन टिक गई, चल रही हैं तो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? प्रिंसिपल पर। तो यानी कि चेंजिंग एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत बड़ा रोल अप्लाई करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन टिका रहे हर बदलते एनवायरनमेंट में। अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसका इस्तेमाल करे, थ्रेट्स हैं तो कैसे उनका सामना करे, ये सारी चीजें सिखाता है आपको। कह रहा है एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में जब भी चेंजेस होंगे तो हर मैनेजर को उसके हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ओके सर। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर फॉर इंप्लीमेंटिंग द चेंजेस इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात बोल रहा है। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही उन्हें ट्रेन करता है, गाइड करता है कि उन बदलते माहौल में कैसे बेहतर फैसले ले सके इन राइट डायरेक्शंस। तो ये फायदे हैं आपके, ये बेनिफिट्स दिख रहे हैं हम लोग को। हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लो। मेन बात तो यहां लिख करके रख लो। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? मैनेज करना सबको भाई, सारी चीजों को एडमिनिस्टर करना। अब यहां पर कह रहा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, भाई होगा ही होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाई इसीलिए है। तो सिर्फ रीडिंग है बच्चे, याद रख लीजिएगा इस बात को। उन्हीं बातों को घुमा घुमा करके हर लाइन में बोल रहा है। कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। कह रहा है सबसे ऊपरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्म्ड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ही हम लोग प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं। ओके। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू हैव सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात बोल दिया इसने। आपको नहीं लग रहा कि जानबूझ के टॉपिक्स बनाए हुए हैं? सर एक ही बात घुमा घुमा करके कह रहा है गाइडलाइंस देता है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो प्लान एंड पॉलिसीज बनाते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस देता है ताकि अच्छी पॉलिसी बना सके, ताकि अच्छे वो पॉलिसी फ्रेम कर सके, इंप्लीमेंट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर कर सके। बच्चे इतनी तो कहानी लिखनी नहीं है जितनी कहानी लिख देते हैं। आपको बस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में अपने दिल से पूछो क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंश्योर्स द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। खत्म। क्योंकि आपने टॉपिक्स अच्छा लिखा। तो अंदर के एक्सप्लेनेशन इतना नहीं जाने हैं, आप रीड करके देख रहे होगे, लग रहा होगा यार सर कहीं है पैर कहीं है। तरह तरह की किताब, तरह तरह की बातें, अपनी भावनाएं लिख रहे हैं। आप भी अपनी भावना लिख सकते हो हेडिंग्स पकड़ करके। यस, आगे चलेंगे। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये सारे टॉपिक बड़े अच्छे अच्छे हैं, इन टॉपिक्स को आपको यूज करना है। कह रहा है आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कई ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जैसे भेदभाव नहीं करना है, जो जिस चीज के लिए उचित है, रिजनेबल है, उनके साथ न्याय रखिए, जस्टिस रखिए, फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट रखिए, फेयर रेम्युनरेशंस की पॉलिसी आपको याद आती होगी। ये सब क्या है? ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कह रहा है कि तुम जिस समाज से ले रहे हो बिजनेस, तुम जिस समाज से प्राप्त कर रहे हो उस समाज को भी देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहता है हाँ है, हमने बनाया है कई सारे यहां पर ऐसे पॉलिसीज जिसके अंदर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, समाज के प्रति अपने अच्छी भावनाओं को प्रकट करते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। ये सारी बातें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं बच्चे। तो यहां पर देख सकते हैं आप, कह रहा है बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। भाषणबाजी बहुत कर रहा है किताब, ये समझ लीजिएगा। तो मैं आपको अपने लैंग्वेजेस यूज करने के लिए हमेशा सजेस्ट करूंगा। टॉपिक्स बस आपको याद रखना है। एंड मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। साफ कह रहा है भाई सोसाइटी में आप बिजनेस चला रहे हो तो सोसाइटी के प्रति भी आपको कुछ करना चाहिए। ओके जी। परफॉर्मिंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखिए यहां पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए पूरा माहौल बना रहा है, अभी तक काम की बात नहीं कहा, जैसे न्यूज दिखाते हैं, अब दिखाएंगे ये हो रहा है, अब मेन बात छुपा कर रखेंगे। तो वही बात यहां पर कह रहा है भाई, यहां पर जो आपने बात बोला, दीज प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही है काम की चीज, यही है काम की चीज कि भैया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प इन ensuring the social performing the social responsibility। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल में यहां दे रहा है फेयर रेम्युनरेशंस, यहां पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो आप अपने लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें बच्चे, अपने लैंग्वेजेस पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। हेडिंग्स आप यहां से देख करके चलोगे। चलिए आगे बात बोल रहा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। यस, कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपने देखा होगा एक तरीके से
क्या कर रहा है आपके डिसीजन मेकिंग पावर को, लॉजिकल थिंकिंग को, आपके जजमेंट लेने के तरीके को, आपको गाइडलाइंस देकर के क्या कर रहा है, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहा है, आपके अंदर नॉलेज स्किल, आपकी कैपेबिलिटी इनहांसमेंट कर रहा है बच्चे। इसलिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च के लिए भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत है। इसके अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े चीजें नहीं देखनी है आपको हेडिंग्स याद करके अपने भाषा में बनाना है। कह रहे थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। कह रहा है साइंटिफिक जजमेंट लेने में आपको मदद करता है। भैया हम सीधे लिखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंप्रूव्स द डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑफ द मैनेजर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द गाइडेंस which results in their development, so it works as their training। तो भैया ये सारी बातें आप लिख सकते हो यहां पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स लेकर के एक्सप्लेनेशंस अपने भाषा में देना बच्चे। ये सारे होमवर्क्स में जाते हैं बच्चे, मगर फिर भी मैं आपके बैच के साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप कोविड वाले बच्चे हो और आपके दिल पर ऐसे ही बहुत बड़ा सदमा लगा है कोविड के बाद। हालांकि आप बहुत मौज मस्ती की हो स्कूल से बाहर रह करके और नाटक में स्टेटस लगाते हो अब कि स्कूल की बड़ी याद आ रही है। अभी 4 दिन चल जाए स्कूल तो तुम तुरंत छुट्टी की डिमांड करोगे। अरे दिवाली आ गया छुट्टी नहीं हुआ, अरे दशहरा आ गया इतना ही कम छुट्टी हो रहा है, तुम्हारे होमवर्क चेक होते हैं, तुम स्कूल जाना बंद कर दोगे। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम स्कूल नहीं जा पाए हो, इसलिए मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए बच्चे, तो इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। अब आप इसे अच्छे से रीड कर ले। ये वाली क्लास बहुत रेलिवेंट नहीं थी, सिर्फ समाप्ति की क्लास थी। इसके पहले की जितनी भी क्लासेस आप अच्छे से देख ले। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग केस स्टडीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे और साथ साथ आपको होमवर्क में अलग से मैसेज के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा हाउ टाइप ऑफ केस स्टडीज वाला वीडियो जो आपको वापस से देख करके आना, जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर्स में, जो कि था हमारा नेचर स्कोप जो मैनेजमेंट का था उस चैप्टर्स में, तो वो वापस से देख करके आएंगे बच्चे, ताकि हम लोग इसे और अच्छे तरीके से केस स्टडीज को समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे इसके केस स्टडीज के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।